अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास जनरल पैथोलॉजी का पॉइंट फर्स्ट आ रहा है पेज नंबर 88 पे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सिनेरियोज, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी जनरल टर्मिनोलॉजीज, हमने देखा था कि अगर बाय डेफिनेशन आपने कोई पिक करना है पैथोलॉजी का तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो आपको सिनेरियो आएगा उसके अंदर से आपने चीजों को कैसे पिक करना है। तो फर्स्टली नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, सिनेरियो है अमाइलाइडोसिस का। ऑन ऑटोप्सी ऑफ पेशेंट हार्ट वाज वेट 540 ग्राम्स, दिस चेंज इज ड्यू टू। अब देखें हार्ट का वेट इंक्रीज हो गया, इट मींस के हार्ट बिकम हैवी। और हार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कौन सा रिस्पॉन्स आता है, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रॉफी। तो दिस इज हाइपरट्रॉफिक रिस्पॉन्स, तो आंसर विल बी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो आपने देखना है कि उसने किसकी बात की है, उसने बात की है हार्ट के वेट की। तो वेट का मतलब ये है कि वो बात कर रहा है कि हार्ट का साइज इंक्रीज हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स की उसने बात नहीं की यहाँ पे। तो वेट इज इक्वल टू हाइपरट्रॉफी, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आए तो उसने कहा कि ब्रेस्ट एट्रोफी इन यंग फीमेल इज ड्यू टू डैश। ब्रेस्ट की एट्रोफी हो रही है इन यंग फीमेल, किसकी वजह से होगी। हमें पता है कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट में दो हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन कराते हैं। उसमें होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आपके पास दोनों हार्मोन्स आ जाएंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बट इफ द आंसर्स और ऑप्शंस कंटेन बोथ ऑप्शन, estrogen as well as progesterone, तो you will tick on estrogen। आपने बताना है कि आंसर विल बी ईस्ट्रोजन नॉट प्रोजेस्टेरोन। अब उसने एट्रोफी की बात की, एट्रोफी का मतलब है कि वो बात कर रहा है पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट्स की। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट्स के अंदर ये होता है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो ब्रेस्ट गोज इनटू एट्रोफी, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट पेशेंट हैज नोड्यूल ऑन वोकल कॉर्ड, नोड्यूल है वोकल कॉर्ड के ऊपर। द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म इज, अब देखें वोकल कॉर्ड है और उसके ऊपर नोड्यूल बन गई है। नोड्यूल का मतलब क्या है कि वोकल कॉर्ड की प्रोलिफरेशन होगी, उसके अंदर सेल लेयर्स इंक्रीज हो गई और उसके ऊपर एक नोड्यूल बन गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास है वोकल कॉर्ड, आपको पता है कि आपके लेरिंग्स के ऊपर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आपको। यस मैम। अब कोशिश करने लगी हूँ खाने की। अच्छा, व्हाइट बोर्ड अगर आपको शो हो रहा है तो आप देखें कि इसके अंदर हमें जाना अच्छा ये देखें, अगर आप वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं आपके लेरिंग्स के ऊपर ना इस तरह दो वोकल कॉर्ड्स पड़े हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है। अब उसने कहा है कि वोकल कॉर्ड के ऊपर आपके पास एक नोड्यूल बन गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोड्यूल की फॉर्मेशन होगी, दिस इज द नोड्यूल, ठीक। दिस नोड्यूल इज प्रेजेंट सेकेंडरी टू दिस स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि इसकी लेयर्स, इसके पास जो अंदर लेयर्स थी वो क्या होगी, इन इन लेयर्स की प्रोलिफरेशन हुई, ठीक है। और इन्होंने ऊपर नोड्यूल फॉर्मेशन की। तो दिस नोड्यूल फॉर्मेशन इज नॉट हाइपरट्रॉफी, दिस वुड बी हाइपरप्लेजिया। ये क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। तो आपने याद रखना है कि जब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो वो मैकेनिज्म पूछेगा, तो दिस इज हाइपरप्लेजिया। और ये वाली चीज आपकी मोस्ट कॉमन होती है किसके अंदर, जब आप बताते हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करें तो दिस इज हाइपरप्लेजिया। आप प्लेजिया की बात करेंगे, नो ट्रॉफी, दिस इज हाइपरप्लेजिया, ठीक है। प्लेजिया का मतलब है कि पिछला स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट था और उसके ऊपर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया।
बट हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि अगर यही एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और ये इनलार्ज हो जाए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो दिस इज हाइपरट्रॉफी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट दैट द वुमेन, उसने आपको सिनेरियो ये दिया है कि वुमेन है और उस वुमेन का, उसने बताया कि वुमेन हु हैज लायोमायोमा, उसके जो है लायोमायोमा है, इट मीन फाइब्रॉइड यूट्रस है, एपिथेलियम कवरिंग द एंडोमेट्रियम शोइंग द अबंडेंट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ज्यादा हो गया उसका विद स्मॉलर नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. इसका मतलब है कि ग्लैंड कम हो गए हैं और आपका स्ट्रोमल कंपोनेंट इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो दो चीजें आ गई. स्ट्रोमल कंपोनेंट क्या है? इंक्रीज. और जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी होगी है एट्रोफी. व्हाट हैपनिंग इन द एंडोमेट्रियम? whenever there is proliferation of endometrium in such a way that एक आपके पास benign condition आ गई जिसको आप कह रहे लायोमायोमा, फाइब्रॉइड आ गया, उसके साथ एपिथीलियम जो थी उसके अंदर स्ट्रोमा ज्यादा आ गया लेकिन ग्लैंड्स कम हो गए, तो ये आपको बताता है कि आपके पास जो, यस इट वुड बी मेलिग्नेंसी. ये मेलिग्नेंसी या आपको डिस्प्लास्टिक चेंजेस की तरफ लेके चलता है. तो आपने बताना है कि दिस इज मेलिग्नेंसी या डिस्प्लेजिया. अब आपने देखना है कि उसने आपको पिलियोमॉर्फिज्म, एटिपिया, माइटोसिस मेंशन की है कि नहीं की. अगर तो वो सिनेरियो में आपको एटिपिया, माइटोसिस, बाकी सारी चीजें दे देता है तो आपका आंसर डेफिनेट होगा कि दिस इज मेलिग्नेंसी. लेकिन अगर वो सिर्फ आपको पिक्चर देता है कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है और आपके पास मेलिग्नेंसी होनी है, बिफोर मेलिग्नेंसी अगर चीजें आ रही हैं तो दिस वुड बी डिस्प्लेजिया. तो उसको आप कह देंगे कि ये डिस्प्लेजिया है. देन फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि केस है इन विच 2 ईयर हिस्ट्री है एचपीवी इन्फेक्शन की, फीमेल है, सर्वेक्स के अंदर सर्वाइकल इन्फेक्शन हो गया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, इनलार्ज है. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एचपीवी आएगा ना फीमेल सर्वेक्स के अंदर, रिमेंबर एचपीवी, जब भी एचपीवी आएगा और आपको सिनेरियो आएगा सर्वेक्स का, तो हमेशा एचपीवी सर्वेक्स के अंदर कॉज कराता है कार्सिनोमा, दैट इज सर्वाइकल कार्सिनोमा विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. उससे पहले जो चीज आएगी, अब उसने बताया न्यूक्लियस इनलार्जमेंट है, प्रोमिनेंट है. तो अगेन दिस पिक्चर शोज डिस्प्लेजिया. Firstly, there is dysplasia, and then it will lead to malignancy. Then carcinoma बनेगा, and that would be squamous cell carcinoma, जो मैंने आपको बताया cervix के अंदर common होता है. That is squamous cell carcinoma, SCC उसको बोलते हैं. तो SCC cervix के अंदर होगा. Before developing of SCC, there is dysplasia. वहां पे dysplasia आ जाएगा. तो dysplasia preceding to squamous cell carcinoma. तो correct answer will be dysplasia. अब इसके अंदर ऑप्शंस बाकी क्या आ सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने डिस्प्लेजिया को टिक करना है? फॉर एग्जांपल उसने बाकी ऑप्शंस दिए हैं, अब इसमें आपको वो मलिग्नेंसी का ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको देगा डिस्प्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया है, हाइपरट्रॉफी है, एट्रॉफी है. तो आपने मोस्ट लाइकली आपने बताना है कि ये आपका सिनेरियो जा रहा है टूवर्ड्स डिस्प्लेजिया, तो आंसर विल बी डिस्प्लेजिया. देन 6 है प्री मेलिग्नेंट लियन. अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई कि मलिग्नेंसी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि पहले सेल्स के अंदर डिस्प्लेजिया होना चाहिए. ठीक है, तो डिस्प्लेजिया इट इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कार्सिनोमा, ये आपका चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा में. तो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि डिस्प्लेजिया हो सेल के अंदर. जब तक डिस्प्लेजिया नहीं होगा वहां पे कार्सिनोमा नहीं डेवलप होगा. एंड व्हाट इज डिस्प्लेजिया? डिफाइन डिस्प्लेजिया. Ma'am, disordered cell growth. ओके. Whenever there is D stand for disorder, as I told in the yesterday's lecture, disordered mean dysplasia. So dysplasia shows the disordered cell growth. It may be proliferation. Proliferation का yes, it is the loss of polarity. Very good. ये आपके पास epithelial lining है, ठीक है. This is the normal epithelium. For example, this is squamous lining. इसके अंदर सेल सारे आपके polarity के अंदर पड़े हुए हैं. This is the polarity. Whenever there is loss of polarity, for example,
हम कहते हैं कि पोलैरिटी लॉस हो रही है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ रही है। फॉर एग्जांपल सेल कोई बड़ा हो गया है, कोई छोटा हो गया है, इसके अंदर सेल के पोल्स लॉस हो गए हैं, एबनॉर्मेलिटीज आपको मिल रही हैं, तो इसको आप कहेंगे कि दिस इज डिस्प्लेसिया। डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ रही हैं, व्हेन एवर देयर इज डिस्प्लास्टिक चेंजेस तो इट विल लीड टू कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्सिनोमा के लिए प्री मेलिग्नेंट कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसिया। तो दिस इज डिस्प्लास्टिक चेंज। Then seventh point is regarding dysplasia, there is irregularly shaped cells, which is called loss of polarity. There is loss of polarity, which means that irregularly shaped cells are present over there. Female presented with some epithelial changes, HPV positive, pap smear show the large cells with large nuclear diagnosis is, again it is keyword इस scenario में क्या है? Large cells with large nucleus. What is this? Dysplasia. Again dysplasia. Yes, this is again dysplasia. तो dysplasia के लिए important is that nuclear and cellular changes both would be applicable in terms of dysplasia. Then point number 9 है metaplasia. मेटाप्लेजिया इज फंक्शनल चेंज ऑफ एपिथेलियम मैनी टाइम्स। मैंने आपको बताया था कि ये रिपीट होता है मेटाप्लेजिया, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल एपिथेलियम जो थी वो रिप्लेस हो जाती है बाय अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल के लेक्चर में बैरेट्स इसोफेगस, बैरेट्स इसोफेगस में मैंने आपको बताया था कि इसोफेगस की नॉर्मल लाइनिंग कौन सी थी? stratified squamous non-keratinized, and that would be changed into columnar epithelium due to smoking effect or some other factors, stress factors. The change in the epithelium due to stress or other factors, it would be called as this, it would be called as metaplasia. Okay, so metaplastic changes mean changing in the actual epithelial lining. Then comes to the next point. What is that point after metaplasia? This is cervical metaplasia. Cervical metaplasia most likely due to, the answer is high multiparity. सर्वेक्स के अंदर मेटाप्लेजिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मेटाप्लास्टिक चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वेक्स के अंदर कौन सा मेटाप्लेजिया आता है मोस्ट लाइकली? कल मैंने बताया था ये भी। सर्वेक्स के अंदर टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया इज, this is the cervix, this is the endocervical canal, this is endocervix and this is ectocervix. This is the normal histology. नॉर्मल हिस्टोलॉजी में जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपने बताना होता है कि जो आपके पास एंडोसर्वेक्स होती है, दिस इट इज लाइंड बाय कलमनर एपिथेलियम, यहाँ पे टॉल कलमनर सेल्स आ जाते हैं, दिस इज ईसी कैनाल, या इसको आप कहते हैं एंडोसर्वेक्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एक्टोसर्वेक्स, तो एक्टोसर्वेक्स इज लाइंड बाय स्क्वेमस सेल्स, यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम है। इन सर्वेक्स देयर इज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, रिमेंबर कौन सा मेटाप्लेजिया होगा? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इज प्रेजेंट इन द सर्वेक्स। क्या होता है कि ये जो जंक्शन होता है जहाँ पे कलमनर और स्क्वेमस में चेंज होना होता है, यहाँ पे यही स्क्वेमस एपिथेलियम आपके आगे प्रोसीड कर जाती है और यहाँ पे जाके एंडोसर्वाइकल ग्लैंड के साथ मिल जाती है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। Squamous epithelium, which is normally present at ectocervix, it moves down to the endocervix and fuse with the endocervical glands. यहाँ पे जाके इन glands के साथ fuse होके squamous lining जब आपकी proliferate करती है, तो this is called as squamous metaplasia and that is most commonly occur in cervix. So regarding point number 10, cervical metaplasia most commonly cause, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा इसका? हाई मल्टीपैरिटी। when there is a history of multiparity,
तो वहां पे आपके पास स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकता है सर्वेक्स के अंदर, ठीक है। चेंजेस आएंगी, हार्मोनल चेंजेस बार बार आ रही होती हैं, यहाँ पे बार बार ये वाला एरिया एक्सपोज हो रहा होता है, तो यहाँ पे मेटाप्लास्टिक चेंजेस आती हैं ड्यू टू स्ट्रेस फैक्टर एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। पॉइंट नंबर 11 आपके पास आता है epithelial changes in endocervix in squamous tissue due to, this is again the same point as I told you in the previous one, that the endocervical canal or endocervix, it is replaced by metaplastic change, and that is squamous metaplasia. Point number 12, polyarthritis nodosa. What is polyarthritis nodosa? Arthritis mean it is the disease of vessel wall, बुक एस के पैथोलॉजी है, पेज नंबर 88। ये इंटरनेट कनेक्शन आज स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको वो फाइल शेयर नहीं कर सकती स्क्रीन पे, इसलिए आप अपनी अपनी बुक्स खोल के उसको अटेंड कर लें। Polyarthritis nodosa, it is the disease of the arteries. I told in the previous lecture, whenever there is involvement of arteries, blood vessels or heart, what is a type of necrosis? fibrinoid necrosis, Sorry, fibrinoid, fibrinoid necrosis. The answer will be fibrinoid necrosis. Okay, तो इसमें टाइप ऑफ नेक्रोसिस आपसे पूछी हुई है, तो आपने बताना है कि दिस इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाएं, मोस्ट अप्रोप्रिएट टीबी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। टीबी में KGF, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर केसीएस क्या मिलेगी? केसीएस यस, इट वुड बी केशियस नेक्रोसिस। तो टीबी के अंदर अगर टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछी जाती है या आपको ग्रेनुलोमा का पूछा जाता है, तो आंसर विल बी सेम, द वर्ड इज केशियस। केशियस नेक्रोसिस एंड केशियस ग्रेनुलोमा both are associated with tuberculosis. Point number 14, patient came with abdominal pain, amylase level high है, उसका diagnosed with pancreatitis. Pancreatitis में what is the change or what type of necrosis is present in pancreas? फैटी Fat necrosis, yes. The term is fat necrosis, not fatty necrosis. Please correct it on your book. That is, it's fat necrosis. The answer is fat necrosis. Fat necrosis और किस organ में मिल सकती है आपको other than pancreas? breast, stomach, breast, Breast, very good. And GIT, gut में जहां जहां आपको stomach, मेंटम मिलेगा वहां वहां आपको फैट नेक्रोसिस मिल जाएगी, ठीक है। 15th पॉइंट है डेथ ऑफ गैस गैंग्रीन इज डैश, डेथ ऑफ गैस गैंग्रीन इज टॉक्सीमिया। इसका मतलब है गैस गैंग्रीन है, बॉडी पूरी सेप्सिस में चली गई है, तो दिस इज द स्टेट विच इज कॉल्ड टॉक्सीमिया। पूरी बॉडी जो है वो आपकी अफेक्टेड हो गई है सेप्सिस और टॉक्सीमिया की वजह से। द स्पेसिफिक फीचर ऑफ अपोप्टोसिस इज, अपोप्टोसिस का स्पेसिफिक फीचर क्या है? अब इसमें होता क्या है अपोप्टोसिस के अंदर, कल मैंने बताया था कि दो तरह की सेल डेथ होती हैं, एक नेक्रोसिस होती है और अदर इज अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में मैंने कल बताया था कि व्हाट इज द टर्म जो आपने अपोप्टोसिस में याद रखनी है, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और नेक्रोसिस में मैंने कल बताया था कि नेक्रोसिस का मतलब ये है कि डेथ हो रही है ड्यू टू व्हाट? inflammation, Inflammatory response, yes, very good. Death due to inflammatory response is necrosis, and death which is programmed, it means which needs your normal physiological state of body के अंदर जब सेल डेथ हो रही है, तो दिस इज अपोप्टोसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्पेसिफिक फीचर अपोप्टोसिस का क्या होता है। अपोप्टोसिस के अंदर आपको पता है अपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, ब्लब्स बनते हैं, सेल की श्रिंकिंग होती है। तो इम्पोर्टेंट इज दैट कि इसमें मेजर चेंज जो आपको अपोप्टोसिस में मिलेगा दैट इज सेल श्रिंकेज, सेल की श्रिंकिंग मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। सेल श्रिंकेज इट इज इंपॉर्टेंट इन अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस के अंदर आपको सेल श्रिंकेज मिलेगा, ठीक है। पहले स्वोलन अप होता है और फिर श्रिंक हो जाता है।
जब ब्लब्स बन जाते हैं, ब्लब्स जब ये आपके पास सपोज ये आपके पास बॉडीज हैं, इससे ये ब्लब्स बनते हैं, ठीक है, लाइक दिस। जब ये ब्लब्स निकलते हैं, पहले सेल स्वोलन अप होता है, ब्लब्स बनने के बाद जब ये यहाँ से टूटते हैं तो सेल बिकम स्मॉलर इन साइज लाइक दिस। ये ब्लब्स अलग हो जाते हैं सारे, और आपके पास एक्चुअल जो सेल है उसका ये साइज रह जाता है। इसका मतलब है कि सेल का साइज स्मॉलर हो जाता है, सेल बिकम श्रिंकेज, एंड अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाती है, डेथ। सेल साइज स्मॉल एंड अल्टीमेटली लीड टू डेथ, तो दिस इज अपोप्टोसिस, ठीक है। तो मेजर फीचर इसमें क्या मिलेगा, सेल श्रिंकिंग मिलेगी आपको। होस्ट डिफेंस अगेंस्ट नियोप्लाज्म, होस्ट डिफेंस अगेंस्ट नियोप्लाज्म, अगर कैंसर आ गया तो उसमें डेथ किसकी वजह से हो रही है, इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं कि ट्यूमर के अंदर जो डेथ होती है सेल्स की, दैट इज ड्यू टू अपोप्टोसिस। अगेन प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ट्यूमर सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रही होती है सेल्स की। बॉडी ने रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, जो बहुत ज्यादा अबंडेंट सेल होते हैं उनको कम करना होता है, तो उसमें वो क्या करेगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करेगा, दिस इज अपोप्टोसिस। उसमें अपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है। अपोप्टोसिस प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जब भी सेल की पॉपुलेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी तो अपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट इन केस ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के केस में ये हो रहा होता है। रिगार्डिंग अपोप्टोसिस, करेक्ट इज, अपोप्टोसिस क्या करती है, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेल, सेम एज द पॉइंट नंबर 18। 18 और 19 सिमिलर स्टेटमेंट है, बस वर्डिंग उसकी चेंज की हुई है, ठीक है। 20th पॉइंट है, अपोप्टोसिस इनिशिएट व्हेन, कल मैंने बताया था कि अपोप्टोसिस के लिए फैक्टर कौन सा है स्टार्ट करने के लिए, दैट इज द कैस्पेसिस। whenever there is a activation of casphases, so there is apoptosis। अपोप्टोसिस के लिए इनिशियली कौन से एंजाइम्स की एक्टिवेशन जरूरी है, दीज आर कैस्पेजेस। और कल मैंने बताया था कि कैस्पेजेस कितने टाइप के हैं, दो तरह के होते हैं आपके पास, एक 8 होता है और एक 9 होता है। 8 किस पाथवे में आता है, 9 किस पाथवे में आता है, 8 in extrinsic pathway and यस, 9 is intrinsic। वेरी गुड। 8 को मैंने कल बताया था कि 8 स्टैंड फॉर ई, ई फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो ई विद एक्सट्रिंसिक आपने याद रखना है 8 आता है, और 9 आपका आता है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, तो दिस इज इंट्रिंसिक एंड द अदर इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। देन 21 नंबर पॉइंट है आपके पास, काउंसलमैन बॉडीज इन अपोप्टोसिस। काउंसलमैन बॉडीज भी आपकी अपोप्टोसिस में बनती हैं, ये हॉलमार्क होता है आपका अपोप्टोसिस का, कि काउंसलमैन बॉडीज बन रही हैं, तो वो कौन सी हैं आपके पास, अपोप्टोसिस के अंदर आती हैं। ये जब आगे हम पॉइंट्स करेंगे हाई यील्ड रिपीटेड पॉइंट्स, तो उसमें मल्टीपल टाइप्स की बॉडीज होंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैलोरी बॉडीज किस में आती हैं, काउंसलमैन बॉडीज किस में आती हैं, तो ये बॉडी से रिलेटेड एक अलग पॉइंट होगा जिसमें हम सारी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट नियोप्लाज्म इज सिमिलर एज आई टोल्ड यू अर्लियर that whenever there is tumor, the cell death is due to apoptosis. Now comes to the inflammation. Is it clear up till now? Yes, ma'am. Yes. Okay. Any question? No. Now comes to the points of an acute inflammation. In acute inflammation, I am sending the link of the second video. आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके 30 मिनट्स मेरा ख्याल ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, तो हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay.